दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है स्वच्छंदतावाद एवं उसके प्रमुख कवि। दोस्तों ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा जाता है। हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस टॉपिक से कोई न कोई रचना या रचनाकार अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हिंदी MBH। देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम है स्वच्छंदतावाद। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लें कि स्वच्छंदतावाद क्या होता है। दोस्तों स्वच्छंदतावाद का अर्थ है मुक्त होना। स्वच्छंदतावाद का अर्थ है मुक्त होना। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में मुक्त का आह्वान किया था, उसी प्रकार स्वच्छंदतावाद ने साहित्यिक रूढ़ियों से साहित्य को मुक्त कर दिया। अगर हम बात करें पश्चिमी साहित्य चिंतन में, तो पश्चिमी साहित्य चिंतन में रूसो की प्रेरणा से कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के एक साहित्यिक आंदोलन चलाया था, वो भी 18वीं शताब्दी में। और दोस्तों इस आंदोलन को रोमांटिसिज्म कहा गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस रोमांटिसिज्म को जो अनुवाद किया वो किस नाम से करते हैं, वो नाम था स्वच्छंदतावाद। तो दोस्तों इसी स्वच्छंदतावाद नाम देने के कारण स्वच्छंदतावाद का जन्म हो जाता है और आज ये हमारे समक्ष उपस्थित है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, बहुत नहीं है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था। चूँकि दोस्तों UGC नेट में ध्यान रहे इन चारों कवियों का क्रम लगाने के लिए आता है, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, कभी कभी तो केवल और केवल रचना पूछ लेता है, जैसे कि मधुशाला कब प्रकाशित हुई, मधुशाला कब प्रकाशित हुई, या निशा निमंत्रण कब प्रकाशित हुई, सीधा पूछता है। और कभी कभी क्या करता है कि पूछता है कि एकांतवासी योगी का अनुवाद किसने किया, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। और चौथा जो प्रश्न बनेगा वो इन चारों रचनाओं से एक एक रचना लेकर के कहेगा कि इनको कालक्रम से लगा दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से कभी कभी तो एक ही रचनाकार की समस्त रचनाएं, चारों रचनाएं देकर के क्रम से पूछता है, कभी कभी एक से अधिक रचनाकारों की रचना लेकर के उनको कालक्रम से लगाने के लिए कहता है। तो दोस्तों इसमें से कम 3 या 4 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा UGC नेट का कोई भी पेपर उठाकर देखिए, कम से कम 2 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हिंदी MBH। देखते हैं दोस्तों श्रीधर पाठक। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक का जन्म कब होता है। आपको बता दें श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सब कवियों का, लेखकों का मैंने परिचय बताया है। तो देख लें श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था। कुछ विद्वान 1860 भी मानते हैं, लेकिन 1859 मिलेगा आपको। दोस्तों 1859 ईस्वी में जन्म होता है किसका, श्रीधर पाठक का। और मृत्यु की बात करें तो 1928 में। कब दोस्तों, 1928। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में, याद रखिएगा, और मृत्यु 1928 में हुई थी। तो दोस्तों अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे पहली रचना मिलेगी आपको कश्मीर सुषमा। कौन दोस्तों, कश्मीर सुषमा। बहुत ही जल्द हम आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। कश्मीर सुषमा, याद रखिएगा, कश्मीर सुषमा। अब कश्मीर सुषमा कभी पूछता है, कभी कभी इनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेगा। तो याद रखिएगा ये 1904 की रचना है। कब की है दोस्तों, 1904 की। और अगर बात करें श्रीधर पाठक की और रचना की, तो इसके बाद इनकी रचना आएगी देहरादून। कौन दोस्तों, देहरादून। देहरादून कब प्रकाशित हुई थी ये, 1915 में। कब दोस्तों, 1915 में। और इनकी रचना है कश्मीर सुषमा, देहरादून। उसके पश्चात आएगा भारत गीत। कौन दोस्तों, भारत गीत।
भारत गीत, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1928 में प्रकाशित हुई दोस्तों। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। श्रीधर पाठक की भारत गीत के पश्चात इन्होंने एक अनुवाद भी किया था, याद रखिएगा। अनुवाद कई बार पूछा गया है कि इसका अनुवाद किसने किया। इन्होंने जो अनुवाद किया था वो था कालिदास के ऋतुसंहार का अनुवाद, याद रखिएगा। कालिदास का जो ऋतुसंहार है वह संस्कृत में है और इन्होंने किस भाषा में किया? हिंदी में। तो कालिदास का ऋतुसंहार, याद रखिएगा, कालिदास का ऋतुसंहार, ऋतुसंहार बहुत महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। अब उसके पश्चात अगर हम बात करें, इन्होंने कई अनुवाद किए हैं। गोल्ड स्मिथ की कई रचनाओं का अनुवाद किया है जो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 गोल्ड स्मिथ, याद रखिएगा, गोल्ड स्मिथ की एक रचना थी हर्मिट। क्या थी दोस्तों? हर्मिट। और हर्मिट को श्रीधर पाठक ने किस नाम से अनुवाद किया था दोस्तों? हर्मिट का अर्थ होता है एकांतवासी योगी। किस नाम से किया था? एकांतवासी योगी के नाम से। एकांतवासी योगी। देखिए दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन रहे हैं। और दूसरा, गोल्ड स्मिथ की ही एक रचना थी डिजर्टेड विलेज। कौन सी दोस्तों? गोल्ड स्मिथ की डिजर्टेड विलेज। डिजर्टेड, याद रखिएगा, डिजर्टेड, और वो भी विलेज। डिजर्टेड विलेज गोल्ड स्मिथ की रचना है। और डिजर्टेड विलेज को किस नाम से अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने? ऊजड़ ग्राम से। कौन सा दोस्तों? ऊजड़ ग्राम नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। और एक गोल्ड स्मिथ की ही एक रचना है जिसका नाम है ट्रेवलर। और ट्रेवलर को किस नाम से किया था दोस्तों? ट्रेवलर को श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद किया था। कौन दोस्तों? श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद करने वाले श्रीधर पाठक थे, जो कि गोल्ड स्मिथ की रचना थी ट्रेवलर को श्रांत पथिक के नाम से किसने लिखा? अनुवाद किया? श्रीधर पाठक जी ने। अब देखते हैं दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को भी आप जानते होंगे। तो दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का पहले जन्म लेख देते हैं। इनका जन्म तभी होता है जब महादेवी वर्मा का जन्म होता है, अर्थात 1907 में महादेवी वर्मा का भी और हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 2003 में। अब बात कर लें इनकी रचना की, महत्वपूर्ण रचना। अभी इसके पहले लगभग 2 साल पहले इसमें से एक प्रश्न आया था कि मधुबाला या मधुशाला में से कोई प्रश्न सीधा पूछा था कि मधुशाला कब प्रकाशित हुई या मधुबाला कब प्रकाशित हुई। इस प्रकार से दोस्तों देखें, सीधा भी इनका प्रकाशन भी याद करिएगा, मधुशाला, याद रखिएगा। पहली इनकी रचना याद रखिएगा, मधुशाला। इसमें से हमेशा लगाने के लिए आता है, क्रम लगाने के लिए हमेशा इसमें से आता है दोस्तों। मधुशाला है कब की? 1935 की। कब की है दोस्तों? 1935 की। मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधुकलश। 3 रचना आप याद रखिएगा, कुछ भी न याद हो पाए लेकिन 3 रचनाएं क्रम से जरूर याद रखिएगा। मधुशाला है 35 की, उसके पश्चात है मधुबाला। कौन दोस्तों? मधुबाला कब की है दोस्तों? ये है 1936 की। कब की है? 1936 की। और इनका जो तीसरी रचना है मधुकलश है। कौन है दोस्तों? मधुकलश है 1937 की। 1937 की। अब दोस्तों ये 3 रचना हो गई, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, 1935, 36 और 37। एक रचना और है निशा निमंत्रण। कौन है दोस्तों? निशा निमंत्रण की बात कर लें हम। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है 1939 में। 1939। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, आकुल अंतर इनकी एक रचना है, हरिवंश राय बच्चन की आकुल अंतर। कौन दोस्तों? आकुल अंतर। अब प्रकाशन कब हुआ था इसका? प्रकाशन हुआ था 1943 में। 1943 में। तो दोस्तों आपने देखा महत्वपूर्ण रचनाओं में
आकुल अंतर भी आती है। उसके पश्चात जो क्रम में हमेशा देता है वो है सतरंगिणी। कौन है दोस्तों? सतरंगिणी। सतरंगिणी, सतरंगिणी, सतरंगिणी है 1945 की। सतरंगिणी है 1945 की। अब दोस्तों देखते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, आप जानते होंगे आकुल अंतर, सतरंगिणी, उसके बाद मिलन यामिनी है। कौन है दोस्तों? मिलन यामिनी। मिलन यामिनी, यामिनी का मतलब आप जानते हैं रात्रि। 1950 में प्रकाशित हुई थी। कब दोस्तों? 1950 में। और एक रचना इनकी और आती है इसके साथ साथ, आरती और अंगारे। आप सुना होगा, आरती और अंगारे का प्रकाशन 1958 में हुआ था। कब हो दोस्तों? आरती और अंगारे। आरती और अंगारे, अंगारे 1958। 1958। अब हम बात करें इनकी एक महत्वपूर्ण और रचना निकल करके सामने आती है, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे के पश्चात धार के इधर उधर। धार के इधर उधर, ये 57 के, इसको पहले होना चाहिए। धार के इधर और उधर, इधर और उधर, ये 1957 की रचना है। अब दोस्तों बात कर ले हम, बंगाल का अकाल इसके पश्चात आएगा। कौन आएगा? बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, ये सतरंगिणी के पश्चात होना चाहिए। ये 1946, 1946 ईस्वी में बंगाल का अकाल। दोस्तों कुछ रचनाएं और हैं, आपको बताते चलें। आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का अकाल 1946। उसके पश्चात आपको बताएंगे 1958 में ही आरती और अंगारे, और 1958 में ही बुद्ध और नाचघर प्रकाशन हुआ था। दोस्तों देखें, बुद्ध और नाचघर, बुद्ध और नाचघर, बुद्ध और नाचघर, ये भी 1958 में ही प्रकाशित हुआ था जब आरती और अंगारे आया था। दोस्तों इसके पश्चात और एक दो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें 1961 में प्रकाशित हुई थी त्रिभंगिमा। कौन सी दोस्तों? त्रिभंगिमा। त्रिभंगिमा का मतलब आप जानते हैं, त्रिभंगिमा, ये 1961 में। त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा 1961 में प्रकाशित हुई थी। और बात कर ले दोस्तों, एक जो अंत में आती रचना, उसका नाम क्या है? ध्यान देंगे, 4 खेमे और 64 खूंटे। 4 खेमे और 64 खूंटे, ये महत्वपूर्ण रचना है। 4 खेमे, खेमे आप जानते हैं, 4 खेमे 64 खूंटे, 64 खूंटे, 64 खूंटे। दोस्तों ये त्रिभंगिमा के बाद इसका प्रकाशन हुआ था, ये 1962 में आया था, 1962 में। और जो अंतिम रचना के रूप में आती है वो है दो चट्टानें। कई मर्तबा ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्रम से पूछा गया था। दो चट्टानें, कौन सा दोस्तों? दो चट्टानें, दो चट्टानें 1965 ईस्वी में आया था, 1965 में। और इनकी जो एकदम अंतिम रचना है वो है जाल समेटा। कब दोस्तों? कौन सा? जाल समेटा, जाल समेटा, जाल समेटा इनकी अंतिम रचना है जो 1973 में प्रकाशित होती है। और आकुल अंतर, आकुल अंतर 1943 की है। सतरंगिणी 1945 में आती है। मिलन यामिनी 50 में, आरती और अंगारे 1958, और धार के इधर उधर 1957 में। अब बंगाल का अकाल 1946 में, ये बाद में चला गया, ये मिलन यामिनी के पश्चात होना चाहिए, इसके सतरंगिणी के पश्चात। बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगिमा 61, 4 खेमे 64 खूंटे 1962 में, दो चट्टानें 65 में, और जाल समेटा जो अंतिम रचना है 1973 की। तो दोस्तों आपने देखा महत्वपूर्ण रचनाएं। अब दोस्तों देख लेते हैं नरेंद्र शर्मा के पश्चात। नरेंद्र शर्मा भी स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों देख लेते हैं नरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ। नरेंद्र शर्मा का जन्म होता है 1913 ईस्वी में।
कब होता है दोस्तों? 1913 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और मृत्यु की बात करें अगर हम तो 1989 में होता है, 1989 में। अब नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन और रामेश्वर शुक्ल अंचल की तरह स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवियों में अपना स्थान रखते हैं। अब दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं। नंबर 1 की बात करें हम तो प्रभात फेरी। कौन दोस्तों? प्रभात फेरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो 1938 में आई थी। कब आई दोस्तों? 1938 ईस्वी में आई प्रभात फेरी। अवश्य ही इस रचना को याद कर लीजिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। शुरुआत की है किसी भी कवि की, लेखक की जो शुरुआत की रचना हो, कम से कम पहली रचना तो आप याद ही कर लीजिए। जब क्रम आता है तो सबसे पहले हो सकता है कि उसी रचना से उठा ले, प्रश्न को बनाए। तो आप अगर पहला याद करेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा। याद रखिएगा, पहली रचना अवश्य याद कर लिया करें। और दोस्तों इसके पश्चात नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा जो प्रभात फेरी, उसके पश्चात लिखते हैं प्रवासी के गीत। आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्रवासी के गीत। 1938 में ये भी है, प्रवासी के गीत 1938। तो दोस्तों आपने देखा 2 रचनाएं हो गई, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, दोनों 38 की हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, यहीं से प्रश्न उठाएगा, या तो इसको पहले करेगा या तो इसको। याद रखिएगा, प्रभात फेरी या प्रवासी के गीत। अब दोस्तों देखते हैं हम इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण रचना है पलाश वन। कौन दोस्तों? पलाश वन, ये 39 की रचना है, 1939 की रचना दोस्तों, 1939 ईस्वी की रचना है पलाश वन। 38 में 2 रचनाएं, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाश वन 1939 में आता है। इसके पश्चात मिट्टी और फूल, ये 1942 में लिखा गया दोस्तों, 1942 ईस्वी में। और अगर बात करें दोस्तों तो एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है कामिनी 1942 में आती है। कौन दोस्तों? कामिनी 1942 में आती है। आपने देखा प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल और है कामिनी। और अंतिम जो रचना इनकी आती है वो है हंसमाल। यहाँ से प्रश्न उठाया गया है, 1946 में आती है दोस्तों, 1946 में। और एकदम अंतिम रचना जो है वो है रक्त चंदन। कौन है दोस्तों? रक्त चंदन। रक्त बना चंदन, रक्त चंदन दोस्तों ये 1949 में आती है, 1949 में ये रचना निकल करके आती है, प्रकाशित होती है। इस प्रकार से देखा दोस्तों आपने कि प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, प्रवासी गीत 38 की, पलाश वन 39 की है, मिट्टी और फूल 42 की, कामनी 42 की, हंसमाल 46 की, रक्तचंदन 49 की। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही हैं। यहीं से प्रश्न सीरियल लगाने के लिए, कालक्रम लगाने के लिए आती है। दोस्तों आपको बता दें, अगर ये रचनाओं के जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनके डेट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप समझिए आपका नेट नहीं GRF 100% पक्का है। कोई भी रोक नहीं सकता आपको GRF पाने से दोस्तों। और नेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप सीधा GRF टारगेट करिए। देखिएगा दोस्तों इसमें से कम 3 प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को। रामेश्वर शुक्ल अंचल भी स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवियों में अपना स्थान रखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल की का जो जन्म होता है वो 1915 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1915। और मृत्यु 1996 में होती है। कब दोस्तों? 1996 ईस्वी। अब दोस्तों ये देखते हैं कि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखा है। सबसे पहले यदि बात करें हम तो इन्होंने लिखा मधुलिका। कौन सा? मधुलिका। देखते हैं मधुलिका कब की है दोस्तों? मधुलिका तब प्रकाशित हुई जब प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत प्रकाशित हुए, यानी 1938 में। कब दोस्तों? 1938 ईस्वी में। और बात करें दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने अपराजिता भी काव्य लिखा है। क्या नाम है दोस्तों? अपराजिता।
ये लिखा गया 1939 में। कब दोस्तों? 1939 ईस्वी में। इसके पश्चात मधुलिका हो गया, अपराजिता हो गया। इसके पश्चात आता है इनकी महत्वपूर्ण रचना किरण वेला। कौन दोस्तों? किरण वेला। किरण वेला ये 1941 में आती है। 1941 की रचना है किरण वेला। अपराजिता 39 की, मधुलिका 38 की। 38, 39, 41। और दोस्तों किरण वेला के पश्चात आएगा करील। कौन दोस्तों? करील। करील महत्वपूर्ण रचना है जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपने जुबान पर पूरी तरह से याद कर लेना है ये कौन रचना कब प्रकाशित हुई है। तो करील 1942 में। दोस्तों अगली रचना है इनकी लाल चूनर। कौन दोस्तों? लाल चूनर। ये 1944 में प्रकाशित हुई। कब दोस्तों? 1944 ईस्वी में। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया इस प्रकार रचनाएं आपको क्रम से और उनका डेट याद होना चाहिए। अगर जीआरएफ आपको लेना है तो आप जुट जाइए, इसको तैयार करने में भी आपके पास काफ़ी समय है। दोस्तों इसके पश्चात एक अंतिम रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की मिलती है, वर्षांत के बादल। कौन दोस्तों? वर्षांत के बादल। वर्षांत के बादल। वर्षांत का मतलब वर्षा के अंत में जो बादल होते हैं उनकी बात की जा रही। ये है 1954 में दोस्तों। ये दोस्तों वर्षांत के बादल 1954 ईस्वी की रचना है। तो दोस्तों मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो हमारा आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। कृपया आप हमारा सहयोग करिए। हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों इतना तो आपसे हम अपेक्षा कर ही सकते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से लगातार हम आपको वीडियो प्रेषित करते रहेंगे, ये मेरा वादा है।